Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GV Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। और ये जो सीरीज़ चल रही है सॉइल फर्टिलिटी लेक्चर्स की, इसमें हम पोटेशियम को डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने ये लेक्चर अपलोड कर दिए हैं कि क्या फॉर्म होती हैं पोटेशियम की एंड व्हाट इज़ द पोटेशियम साइकिल इन soil and how these different form are in equilibrium, and this equilibrium is dynamic equilibrium. Exchangeable form convert into non-exchangeable, then non-exchangeable into exchangeable, exchangeable into solution, then solution come into exchangeable form. तो एक equilibrium रहता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इन लेक्चर्स को देखें तो उनको पोटेशियम की डिफरेंट फॉर्म के बारे में पता चलेगा और पोटेशियम का क्या बिहेवियर होता है सॉइल में, वो उनको समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। तो उसी के कंटिन्यूएशन में पोटेशियम के आज हम ये सीखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द पोटेशियम अवेलेबिलिटी टू प्लांट एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिजर्व इन सॉइल। तो जो है बहुत रिजर्व है पोटेशियम का सॉइल में, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी इज़ मेजर कंसर्न। जितना है उतना अवेलेबल नहीं हो रहा है एंड 90 to 98% इन मिनरल फॉर्म और वी कैन से इन फिक्स्ड फॉर्म, only less than 1% is available to plant which is present in solution। तो देखिए 1% ही केवल सॉल्यूशन में है जो प्लांट को अवेलेबल हो रहा है और करीब 98% तक रिजर्व में है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे जो है सॉल्यूशन फॉर्म में ये नहीं रहता है पोटेशियम। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं और क्यों इसका फिक्सेशन हो रहा है, क्यों ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसको आज हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर है बड़ा आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें कई रीज़न्स होंगे, साइंटिफिक रीज़न्स होंगे जो आपको क्लियर होंगे। तो देखिए अगर हम पोटेशियम की बात करें तो जो मेजर कंसर्न है पोटेशियम का, दैट इज़ द सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल किस रॉक से बनी है, उसके अंदर क्या मिनरल्स हैं। जो भी सॉइल बनी है सब रॉक की वेदरिंग से बनी है। जो ये भी सॉइल है ये सारा जो है रॉक से वेदरिंग से बना है। अब ये जिस रॉक से ये सॉइल बनी है, अगर उसके अंदर पोटेशियम का रिजर्व है तो डेफिनेटली दिस विल कंटेन मोर पोटेशियम। फॉर एग्जाम्पल इफ फेल्सपार कंटेंट इज मोर, डेफिनेटली इट विल कंटेन मोर पोटेशियम। इस तरह से अगर माइका ज़्यादा है, उसमें पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम इस सॉइल में भी ज़्यादा होगा। मस्कोबाइट पोटेशियम का सोर्स है, बायोटाइट पोटेशियम का सोर्स है। तो जिसमें ये मिनरल्स होंगे, फेल्सपार है, माइका है, मस्कोबाइट है, बायोटाइट है, उसमें पोटेशियम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो पहला फैक्टर क्या है, वो उसकी मिनरोलॉजी क्या है, वो जिस रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है उस रॉक का नेचर क्या रहा है, उसमें कौन से साल्ट रहा है, उसमें पोटेशियम के साल्ट हैं या नहीं है, पोटेशियम मिनरल्स हैं या नहीं है। तो पहला फैक्टर तो यही है। तो जो हमारे इंडियन सॉइल्स हैं उसमें पोटेशियम के रिजर्व हैं और इसमें यहाँ रिजर्व की अगर बात करें तो इंडियन सॉइल्स में काफ़ी पोटेशियम रिजर्व है, लेकिन अवेलेबिलिटी जो है पुअर है। दूसरा फैक्टर जो होता है पोटेशियम की अवेलेबिलिटी में, वो होता है टाइप ऑफ क्ले। जो क्ले है वो 2:1 टाइप है या 1:1 टाइप है। उसका रीज़न ये है कि क्ले का 2:1 या 1:1 जो है वो फिक्सेशन को डिसाइड करता है। तो जो 1:1 टाइप क्ले हैं जैसे केलोनाइट है, वो पोटेशियम का फिक्सेशन इंटर क्ले लेयर स्पेस में नहीं करता है। जो 2:1 टाइप है, पर्टिकुलरली इलाइट जो है या वर्मिकुलाइट है, तो इसमें जो क्ले का जो इंटर स्पेस है वहाँ पोटेशियम जाके फिक्स हो जाता है। और उस लेक्चर में मैंने इसको कैसे फिक्सेशन है ये मैंने अमोनियम फिक्सेशन लेक्चर में भी बताया है और पोटेशियम वाले जो डायनेमिक्स है उसमें भी मैंने बताया है। आपको अगर ये क्लियर नहीं है तो आप उस लेक्चर से इसको समझ सकते हैं। तो 2:1 टाइप अगर क्ले ज़्यादा है, इसका मतलब इलाइट ज़्यादा है या वर्मिकुलाइट ज़्यादा है, तो वहाँ जो है पोटेशियम का फिक्सेशन हो जाएगा और ये फिक्सेशन बहुत टाइटली फिक्सेशन हो जाता है और नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होता है। उससे क्या होता है, पोटेशियम की अवेलेबिलिटी इज रिड्यूस। तो सेकंड फैक्टर जो है टाइप ऑफ क्ले। तो अगर इस सॉइल में जो हम जहाँ खड़े हैं, अगर इसमें इलाइट या वर्मिकुलाइट ज़्यादा होगा तो हम जो भी पोटेशियम डालेंगे वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा और वो इमीडिएटली प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा, वो बहुत टाइम बाद स्लोली रिलीज होकर के होगा। तो इमीडिएट अवेलेबिलिटी जो है अफेक्ट बिल्कुल होती है अगर उसमें वर्मिकुलाइट और इलाइट ज़्यादा है। तो एक क्वेश्चन पूछा सकता है किसी एग्जामिनेशन में कि किस टाइप ऑफ सॉइल में पोटेशियम की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है। तो जहाँ फिक्सेशन ज़्यादा होगा वहाँ अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी। तो दूसरा फैक्टर है, जो दूसरा हम फैक्टर मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है। फाइन टेक्सचर है, उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा है या कम है, सैंडी है या नहीं है। तो देखिए अगर फाइन टेक्सचर है तो डेफिनेटली वो क्लेई सॉइल है
और क्ले सॉइल में क्या होगा, CEC ज़्यादा होगी, उसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसमें नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं। मान लेते हैं इसको हम फाइन टेक्सचर सॉइल मान लें, तो इसमें जो नेगेटिव चार्जेस होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। बाइंडिंग साइट्स जिसको बोलते हैं, या हम एक्सचेंज साइट जिसको बोलते हैं। तो जब पोटेशियम आएगा और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड हो जाएगा, तो इसका जो है जो लीचिंग लॉस है वो नहीं हो पाएगा। अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, लीच कर जाएगा। तो जो एक्सचेंज साइट जितनी ज़्यादा होंगी वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड हो जाएगा। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो हेल्ड हो रहा है, ये एक्सचेंज फिनोमिना हो रहा है। थोड़ी देर टाइम बाद ये दूसरे कैटायन से या कैल्शियम इसे आकर रिप्लेस कर देगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, या मैग्नीशियम रिप्लेस कर देगा। ये टाइट फिक्सेशन नहीं होता है। टाइट फिक्सेशन तब होता है जब 2 क्ले लेयर हो और उसके बीच में जाके पोटेशियम फंस जाए। मान लें जैसे कि हम मान लें कि ये पोटेशियम आयन है, मान लीजिए, और ये एक सिलिकेट क्ले लेयर है, दूसरी सिलिकेट लेयर है, और इसके बीच में आकर के इस तरह से ये फिक्स हो गया। अब ये इसमें से निकल नहीं पाएगा। अब ये टाइटली फिक्स है, क्ले लेयर है, तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म है। अगर ये मान लीजिए क्ले लेयर का सरफेस है एक्सचेंज साइट, और यहाँ पे ये इस तरह से ये है, तो क्या होगा, दूसरा जो कैटायन आएगा इसको रिप्लेस कर देगा और वहाँ पे आके दूसरा आयन आ जाएगा, फिर सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक्सचेंज साइट अगर ज़्यादा है, CEC जिसे हम कह सकते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अगर ज़्यादा है, तो पोटेशियम मेंटेन रहेगा सॉइल में और लीचिंग से लॉस नहीं होगा। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, अगर उसमें सैंड ज़्यादा है तो वो रिटेन नहीं कर पाएंगे पोटेशियम को, और वो पानी के साथ नीचे ड्रेन कर जाएगा, जिसे हम लीचिंग बोलते हैं टेक्निकली। लीचिंग हो जाएगी और पोटेशियम की एबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये एक फैक्टर है जिसको मैंने बताया। टाइप ऑफ क्ले, क्या 2:1 टाइप है या 1:1 टाइप है। दूसरा अमाउंट ऑफ क्ले, उसमें सैंड ज़्यादा है तो भी दिक्कत होगी। फिर ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा हो रहा है, मक सॉइल है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर की CEC ज़्यादा होती है, नो डाउट उसमें CEC ज़्यादा है, लेकिन पोटेशियम को होल्ड करने का या जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी विद द पोटेशियम इज लेस एज कम्पेयर टू अदर कैटायंस। तो अदर कैटायंस को ज़्यादा होल्ड करते हैं, पोटेशियम को इतना टाइटली होल्ड नहीं करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की एक्सचेंज साइट्स। तो ऐसी सॉइल में भी क्या होगा, पोटेशियम है लेकिन उसको ऑर्गेनिक मैटर से रुक नहीं पा रहा है, एक्सचेंज साइट पर नहीं जा पा रहा है, तो सॉल्यूशन में रहेगा और फिर वो लीच कर जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मक सॉइल तो नहीं हो रही, तो ये एक प्रॉब्लम वाला फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर इज सॉइल pH। तो देखिए सॉइल pH कैसे न्यूट्रिएंट एबिलिटी को अफेक्ट करती है, ये पूरा एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। वो हर न्यूट्रिएंट पर उसका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। तो जो सॉइल pH अगर एसिडिक है तो डेफिनेटली उसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन की एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, और रूट इन्वायरमेंट एसिडिक है। तो डोमिनेंस होती है एल्युमिनियम की और हाइड्रोजन आयन की। तो जो एक्सचेंज साइट होती है उस पर क्या जाता है, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन आ जाते हैं, और वहाँ से पोटेशियम को रिप्लेस करते हैं। तो जो पोटेशियम जब रिप्लेस होकर सॉल्यूशन में आ जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, लीच कर जाएगा। अब इसमें एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अभी देखिए प्लांट अपटेक के लिए पोटेशियम का सॉइल सॉल्यूशन में होना जरूरी है। एक फैक्ट तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अगर वो सॉइल कॉम्प्लेक्स पे है, एक्सचेंज साइट पे है, तो वो अवेलेबल प्लांट को नहीं होगा। तो पोटेशियम का सॉल्यूशन में होना जरूरी है, लेकिन इस सॉल्यूशन के साथ ये लीच भी कर जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक साइड पे तो हम कह रहे हैं कि पोटेशियम का सॉल्यूशन में आना जरूरी है, तब पोटेशियम की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरे साइड पे हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन में आता है तो लीच कर जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो पोटेशियम हो या कोई भी आयन हो, सॉल्यूशन में इतने कंसंट्रेशन में होना चाहिए कि प्लांट उसको अपटेक कर सके। अगर प्लांट की डिमांड से ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, सॉल्यूशन में रहेगा और लीच कर जाएगा। तो जो एक्सचेंज फिनोमेना होते हैं उसमें प्लांट की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है पोटेशियम आयन सॉल्यूशन में आ जाते हैं और लीच कर जाते हैं। अगर ये एक्सचेंज फिनोमेना स्लो हो, बहुत फास्ट ना हो, अकॉर्डिंग टू प्लांट रिक्वायरमेंट हो, कि प्लांट को जितने आयंस चाहिए उतने ही रिप्लेस होकर सॉल्यूशन में आ रहे हो, तो प्लांट उसको अपटेक कर लेगा, उसका फिर लॉस नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में एक्सेस आना भी ये एक प्रॉब्लम करता है। यही प्रॉब्लम नाइट्रेट आयन के साथ रहती है, क्योंकि नाइट्रेट आयन बहुत उसमें रहते हैं, रिपल्शन रहता है और फिर लीच कर जाते हैं। तो ये एक पोटेशियम का साथ प्रॉब्लम है कि एसिडिक इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन की इतनी ज़्यादा डोमिनेंस है कि वो पूरे एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पे हर जगह, माना ये क्ले का सरफेस है, इस पर सब पे हाइड्रोजन एल्युमिनियम आयन है, और यहाँ से रिप्लेस कर देंगे पोटेशियम को, सॉल्यूशन में आ जाएगा और फिर वो लीच कर जाएगा। तो एसिडिक सॉइल में इस कारण से है पोटेशियम की एबिलिटी इज रिड्यूस्ड। अब अगर हम हाई pH पे जाएँ, 7 pH से ऊपर जाएँ, 8 के आसपास जाएँ, तो वहाँ देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम की डोमिनेंस ज़्यादा होगी।
तो वहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करते हैं, ये डाइवेलेंट है, पोटेशियम क्या है, मोनोवेलेंट है, और डाइवेलेंट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एक तो एक्सचेंज साइड पे जाने पे भी, दूसरा जो रूट से जो एब्जॉर्प्शन में जो कंपटीशन होता है वो डाइवेलेंट की इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो पोटेशियम भी है सॉल्यूशन में है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, और कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा हो रहा है पोटेशियम से हाई पीएच के होने के कारण से। तो क्या होगा, जो रूट के लिए जो अपटेक होगा, जो प्रेफरेंस होगी वो कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और उसी का अपटेक होगा और पोटेशियम का अपटेक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हाई पीएच पे पोटेशियम है लेकिन प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कैल्शियम मैग्नीशियम क्या कर रहे हैं, रूट में उसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो इस रीज़न से भी पोटेशियम इज़ नॉट अवेलेबल एट हाई पीएच। तो जो एक मॉडरेट पीएच रेंज आती है जिसे हम न्यूट्रल पीएच रेंज कहते हैं, वहीं पे जो है पोटेशियम की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये एक सॉइल पीएच बड़ा फैक्टर है। फिर है देखिए सॉइल टेम्परेचर। अब सॉइल टेम्परेचर को अगर हम देखें तो देखिए जो पोटेशियम की अवेलेबिलिटी है वो डिफ्यूज़न के थ्रू है। तो ये देखिए जैसे कि ये वीट का प्लांट है, इसका हम देखें ये रूट है और ये इसका राइजोस्फीयर रीजन है। राइजोस्फीयर वो है जो रूट के चारों तरफ रीजन रहता है। तो हमने अगर पोटेशियम का प्लेसमेंट कर रखा है तो ऐसा नहीं होता कि ये वाटर में पोटेशियम घुल जाए और रूट में चला जाए और ये फिर इसका यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो उसको कहते हैं मास फ्लो। लेकिन पोटेशियम के साथ मास फ्लो नहीं होता है। मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि पोटेशियम के साथ डिफ्यूज़न होता है, मतलब अगर पोटेशियम यहाँ है तो बहुत ही कम डिस्टेंस पर जाएगा तब ये एब्जॉर्ब होगा। तो जो डिफ्यूज़न में जो डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है। अब ये डिफ्यूज़न अगर ये राइजोस्फीयर में पोटेशियम अवेलेबल है और रूट बहुत अच्छी हैं बहुत, तो कम ही डिस्टेंस चलेगा तो रूट को अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर माना रूट स्पार्सी हैं या बहुत दूर हमने पोटेशियम का बहुत दूर प्लेसमेंट कर रखा है, माना यहाँ पे है, तो इतनी डिफ्यूज़न डिस्टेंस नहीं होती कि डिफ्यूज़न होकर के यहाँ तक आ जाए। अब डिफ्यूज़न अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो राइजोस्फीयर में ज़्यादा मूव कर जाएगा पोटेशियम और प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा। अब ये जो डिफ्यूज़न होता है ये टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, क्योंकि वैसे डिफ्यूज़न क्या है कि जो आयंस होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और ये एक नेचुरल फिनोमिना है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो इसका डिफ्यूज़न डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर विंटर सीजन है, लो टेम्परेचर है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मूव करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है और वो फिर पोटेशियम आयन अवेलेबल नहीं होता है। तो विंटर सीजन में ये प्रॉब्लम आती है पोटेशियम की अवेलेबिलिटी के साथ। यही सेम केस फास्फोरस के साथ भी होता है, क्योंकि फास्फोरस भी डिफ्यूज़न से अवेलेबल होता है। तो विंटर सीजन होगा तो वहाँ चूँकि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई टेम्परेचर लो होने की वजह से, तो अपटेक क्या होगा, कम होगा, अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो टेम्परेचर अगर वार्म सीज़न है तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर कूल है, ठंडा हो रहा है, विंटर सीजन, तो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अनदर फैक्टर इज सॉइल मॉइस्चर। तो देखिए सॉइल मॉइस्चर जो अफेक्ट कर रहा है वो भी डिफ्यूज़न को करता है, क्योंकि जो डिफ्यूज़न में जो आयन मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वो एयर में नहीं करता है, उसको मीडियम चाहिए। तो जो उसका मीडियम है वो वाटर है। तो अगर वाटर सफिशिएंट है तो वाटर के अंदर ईजिली मूव करेगा। अगर वाटर कम होता जाएगा तो क्या होगा, उसका पाथ टॉर्टियस हो जाएगा, उसको बहुत स्लो चलेगा वो। तो जो फील्ड कैपेसिटी पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसमें मैक्सिमम डिफ्यूज़न होता है, और फील्ड कैपेसिटी के बाद जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है डिफ्यूज़न भी कम होता जाता है। उसका जो पाथ है वो टॉर्टियस हो जाता है, उसको बहुत या जिगजैग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सीधा नहीं चल पाता और टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, यूँ करके आयन मूव करेगा, तो उससे डिफ्यूज़न डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सीधे जाना था तो टेढ़ा होकर चलेगा, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में से बहुत टाइम लगेगा। अगर मॉइस्चर सफिशिएंट है उस पार्टिकल के, सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ मॉइस्चर सफिशिएंट है तो वो उस वाटर लेयर में ईजिली मूव कर जाएगा। तो मॉइस्चर अगर अच्छा है ये सॉइल में, अगर मान लीजिए ये इसके अंदर हमने पोटेशियम है और इसके अंदर मॉइस्चर है इस पार्टिकल के अंदर, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिफ्यूज़न ईजिली होगा। लेकिन ये ड्राई हो रही है सॉइल, ड्राई पार्टिकल है, ड्राई क्लाउड है ये, तो इसमें क्या होगा, जो पोटेशियम का जो मूवमेंट हो रहा होगा बहुत स्लो हो रहा होगा, क्योंकि जो पोटेशियम या कोई भी आयन है जो डिफ्यूज़ करता है उसके लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम क्या है, वाटर है। तो जैसे जैसे वाटर कम होता जाएगा उसका पाथ बहुत स्लो होता जाएगा। तो ये एक रीज़न होता है कि ड्राई सॉइल में फिर पोटेशियम अवेलेबल नहीं होगा। मॉइस्चर अच्छा होगा तो पोटेशियम की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है वो एरेशन है। सॉइल में कैसे एरेशन है, उसकी पोरोसिटी में कितनी एयर मेंटेन है। तो जो एयर का जो सीधा संबंध है वो रूट मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड है।
प्रॉपर एयर है, प्रॉपर एरेशन हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, CO2 बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, रूट मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली प्लांट का न्यूट्रिएंट अपटेक भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये पोटेशियम क्लेनिंग, ये रूल सभी न्यूट्रिएंट्स पे होता है कि अगर एरेशन अच्छा तो सभी न्यूट्रिएंट का अपटेक ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ हायर रूट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर एनरोबिक कंडीशन हो गई है तो रूट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीज हो जाएगी और फिर उसमें अपटेक नहीं होगा, और पोटेशियम के अपटेक होने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी का अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये एरेशन का है। फिर कंपैक्शन है, अगर हम सॉइल में ऐसे टिलेज कर रहे हैं कि सॉइल कंपैक्ट हो जा रही है तो क्या होगा कि एरेशन कम हो जाएगा, पोर पास आ जाएंगे। जब एरेशन नहीं होगा तो रूट की ग्रोथ सीज हो जाएगी, कंपैक्शन में रूट रेस्ट्रिक्टेड रूट ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पुअर होगी और फिर उसका पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि कैसे जो है डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट दी पोटेशियम अवेलेबिलिटी इन सॉइल। तो जो फिनोमिना फिक्सेशन को बढ़ाएंगे, जैसे कि टाइप ऑफ क्ले है, क्ले 2:1 टाइप क्ले है, वहाँ क्या होगा, एबिलिटी रिड्यूस होगी। और वो फैक्टर जो डिफ्यूज़न को इंक्रीज़ करेंगे, डिफ्यूज़न को बढ़ाएंगे, वहाँ जो होगी एबिलिटी बढ़ेगी। जैसे डिफ्यूज़न कौन बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, मॉइस्चर बढ़ाएगा, तो वहाँ जो है एबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये अब आपको फैक्टर समझ में आए होंगे। तो इसी रीज़न से एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट हम पोटेशियम का करते हैं कि अगर हम पूरे सॉइल में हम डाल देंगे तो क्या होगा, नॉन एक्सचेंज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जो मैंने बताया है, एक लेक्चर जो अपलोड किया है, पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेशियम साइकिल, कैसे एक्सचेंजेबल नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर हमने मान लीजिए कि इस पूरे फील्ड में हमने पोटेशियम को डाल दिया और इसमें वर्मिकुलाइट या इलाइट कंटेंट ज़्यादा है, क्ले कंटेंट 2:1 टाइप ज़्यादा है, तो क्या होगा, इंटर क्ले लेयर फिक्सेशन हो जाएगा और इस क्रॉप को मान लीजिए 40 दिन बाद पोटेशियम की जरूरत है तो वो इतना रिलीज़ नहीं कर पाएगी सॉइल। ये विद द टाइम रिलीज़ होता है लेकिन तब टाइमली रिलीज़ नहीं कर पाएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। तो टाइप ऑफ क्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल की मिनरलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच इसलिए हम मेंटेन करके रखते हैं। अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें लाइमिंग कीजिए, नहीं तो लो पीएच पे जो है सॉल्यूशन में रहेगा और फिर वो लीच कर जाएगा। जैसे इरीगेशन देंगे या रेनफॉल होगा तुरंत क्या चाहेगा, पोटेशियम लीच करेगा। तो ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि कैसे जो है डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। और ये फैक्टर कुछ फैक्टर सीज़न के साथ चेंज होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, कुछ फैक्टर मैनेजमेंट के साथ अफेक्ट होते हैं, जैसे सॉइल मॉइस्चर है, टिलेज है, और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट मटेरियल के साथ हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, जैसे कि इसकी मिनरलॉजी क्या है, इसमें क्ले कंटेंट क्या है। तो कुछ फैक्टर्स को हम अपने एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट से मैनिपुलेट करके पोटेशियम की एबिलिटी को बढ़ा लेते हैं, और कुछ फैक्टर्स के साथ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसके साथ हम बहुत कुछ चेंज नहीं ला सकते हैं, तो हम फिर फर्टिलाइज़र के थ्रू और बैंड प्लेसमेंट करके और स्प्लिट एप्लीकेशन करके, लीचिंग लॉस को कम करके हम जो है पोटेशियम की एबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये लेक्चर मैंने इस फैक्टर्स को बताया, और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।